ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कूलम्स लॉ। क्लियर है? अब तो दिख रही है, वाई टाइप करें, दिख रही है अब ऑडियो ऑफ रखें। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। बेटा हमने पढ़ा था कि दो चार्ज हैं, अगर एक वन चार्ज है तो दूसरा सेकंड चार्ज है Q1 Q2, तो बेटा सेंट्रली Q1 Q2 के ऊपर चार्ज लगाएगा। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों एक दूसरे पर रिपल्शन का फोर्स लगाएंगे। Q1 Q2 पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा अलोंग द लाइन, और Q2 Q1 पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा अलोंग द लाइन। ठीक बेटा, और इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा? फोर्स वेक्टर, फोर्स ऑन 2 बाय 1, ये 1 ने लगाया 2 पर, फोर्स ऑन 2 बाय 1। ठीक है बेटा, सिमिलरली फोर्स चार्ज 2 1 पर लगाएगा, वो होगा आपका फोर्स ऑन 1 बाय 2। अब बेटा हमें अभी तक जो हमने देखा था इसमें, वो हमने इसका स्केलर फॉर्म देखा था, इसका मैग्नीट्यूड देखा था। अब हम इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं। तो बेटा वेक्टर फॉर्म क्या होता है? वेक्टर क्या होता है? जिसमें डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, आपका ये एक r डिस्टेंस पर है तो डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये इसका वेक्टर फॉर्म होता है। अब बेटा डायरेक्शन के लिए जो हम यूज करते हैं ना, ये जो r वेक्टर है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर, हम इसको कहते हैं r वेक्टर यूज करते हैं फॉर डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन अगर हम F21 की बात करें तो इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन है ऑन 2 बाय 1, यानी फ्रॉम 1 टू 2। ठीक है बेटा, फ्रॉम 1 टू 2। ठीक है, अब अगर इसको r से आपको रिप्रेजेंट करना है, r वेक्टर से, तो ये कैसे हो जाएगा? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम, इसको हम इसे लिखते हैं टूवर्ड्स 2 फ्रॉम 1, है ना। ये पहले सफिक्स आता है, ये किसके लिए रहता है? टूवर्ड्स के लिए, यानी जो फाइनल पोजीशन होती है उसके लिए टूवर्ड्स। ठीक है ना, और ये जो पहली सेकंड प्रीफिक्स आता है, ये इनिशियल पोजीशन के लिए, यानी फ्रॉम। ठीक है बेटा, तो F21 की डायरेक्शन R21 से रिप्रेजेंट होगी। सिमिलरली अगर आपको फोर्स ऑन 1 बाय 2 निकालना है तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? इसकी डायरेक्शन होगी ऑन 1, ठीक है ना, मतलब ऐसे होगी ऑन 1 बाय 2। ठीक है ना, ऑन 1 बाय 2। ठीक है बेटा, तो इसमें इस केस में इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, वो कितना होगा? वो होगा टुवर्ड्स 1, है ना, तो टुवर्ड्स 1 फ्रॉम 2। ये चीज क्लियर है बेटा आप लोगों को? ठीक है, अब हमने वेक्टर में, अगर किसी स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं उसके लिए? कोई बताओ जरा मैसेज बॉक्स में। कैसे करते हैं जरा बताओ? किसी स्केलर को मैं वेक्टर में पढ़ा चुका हूँ। इफ यू वांट टू कन्वर्ट एनी स्केलर इनटू अ वेक्टर, व्हाट यू हैव टू डू?
बेटा जब भी किसी स्केलर को वेक्टरों में कन्वर्ट करते हैं ना हम, तो हम क्या करते हैं, सिंपली एक यूनिट वेक्टर का उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, एक यूनिट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये लिख देता हूँ मैं, टू कन्वर्ट एनी स्केलर into vector, we have to multiply it by a unit vector। ठीक है बेटा, ये पॉइंट याद रखना है, इसे काम का पॉइंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 25 एक स्केलर है। ठीक है, 25 एक स्केलर है। अब इसमें डायरेक्शन नहीं है, अब इसमें डायरेक्शन डालना हो तो इसको एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। यानी अगर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया एक यूनिट वेक्टर से, ठीक है बेटा, जैसे आई कैप। यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है ना, तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से फायदा ये है कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करो 25 ही होगा। साथ में यूनिट वेक्टर के अंदर डायरेक्शन होती है, जैसे आई क्या बताता है, अभी हो गया 25 आई, 25 आई। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया कि ये 25 आई के डायरेक्शन यानी एक्स डायरेक्शन के अंदर अगर 25 जे है तो आपको क्या पता चलेगा, ये अलोंग वाई एक्सिस है। तो बेटा अगर 25 के केप है तो क्या होगा, ये होगा अलोंग जेड एक्सिस। मतलब क्या कर रहे हैं आप, सिर्फ यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक स्केलर वेक्टर के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है बेटा, तो किसी भी स्केलर को अगर वेक्टर से वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करना हो तो सिंपल क्या करते हैं, सिंपल आप उसे एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है बेटा, तो देखो अब हमारे पास फोर्स था, दो फोर्स F21 वेक्टर है, ठीक है, और एक F12 वेक्टर है। ठीक है, अब इसको इसका मैग्नीट्यूड कितना था, इसका मैग्नीट्यूड था K अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बेटा, और ये कितना था, ये था आपका K, ये भी इतना ही था Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसको दोनों को वेक्टर बनाना है तो क्या करो, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। डायरेक्शन के लिए क्या बताया था मैंने, डायरेक्शन के लिए आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर वेक्टर का यूज करते हो, तो आप यहाँ पर आर कैप से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी आर कैप से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, पर इसमें डायरेक्शन डालना पड़ेगी, तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी, देखो मैंने F21 के लिए बताया था ऊपर, F21 के लिए R21 है और F12 के लिए R12 है। सिमिलरली बेटा इसे हम, इसकी डायरेक्शन F21 की डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ है। ठीक है ना, तो टूवर्ड्स 2 फ्रॉम 1। इसकी क्या है, इसकी 2 से 1 की तरफ है, तो 1 2। ये बेटा एक हो गया वेक्टर फॉर्म। अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, K Q1 Q2 होल अपॉन R
ये जो r है ना बेटा, ये स्केलर है, मतलब मैग्नीट्यूड हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, r21 का मोड होल स्क्वायर इंटू r⁻²1। दूसरा हम इस तरीके से लिख सकते हैं, k q1 q2 होल अपॉन r12 वेक्टर मोड r12 कैप। ठीक है बेटा, तो ये दो तरीके हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। क्योंकि सुनो, देखो, अगर आपका एक वेक्टर है, ए वेक्टर, ठीक है बेटा, उसका अगर मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड को हम कैसे बताते हैं, ए वेक्टर का मॉड, मॉड लगने से उसका प्लस माइनस हट जाता है, मतलब डायरेक्शन हट जाती है। और ये ए क्या है, ये ए एक स्केलर बताता है जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती, मतलब ये भी मैग्नीट्यूड होता है। मतलब ये हुआ कि स्केलर को या ए मॉड को हम दोनों को ए से भी लिख सकते हैं। ये दो तरीके हैं स्केलर को लिखने के, या मॉड को लिखने के, या फिर उसके मैग्नीट्यूड के लिखने के। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा सा इसकी मार्किंग कर देता हूँ ताकि आप बताना मुझे किस स्टेप में आपको डाउट है। बेटा ये तो हो गया आपका स्टेप नंबर ए। ठीक है, ये मैंने यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये समझाया, ये होगी आपकी स्टेप नंबर बी। बेटा ये है स्टेप नंबर सी। इन तीनों में अगर आपको डाउट है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको वो डाउट समझ में नहीं आए, अदरवाइज क्लियर टाइप करें। तस्नीम को भी ये क्लियर है, अंजुम को बेटा तुमको क्लियर है या सी डाउट है? तुमको ये क्लियर है या सी डाउट है? जल्दी लिखो, जल्दी टाइप करो, टाइम कम है अपने पास। ओके ठीक है, सी कौन सा है, ये रहा। देखो बेटा, C1 में हमने क्या किया है कि सिर्फ इसको, आपका F21 ये मैग्नीट्यूड हमने कूलम्स लॉ के अंदर पढ़ा था। अब इसको स्केलर, ये मैग्नीट्यूड इसका था, ये दे रखा ना इतना, ये हमने कूलम्स लॉ के अंदर पढ़ा था, पर ये उसका बेटा स्केलर फॉर्म था। अब इसे हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो क्या करें, हमने एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। यूनिट वेक्टर किसके लिए, मैंने कहा था ऊपर, ये जो R है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हम इसके टर्म्स में इसकी डायरेक्शन बताएंगे, ये अभी ऊपर हमने डिस्कस करा था। तो हमने क्या किया कि यूनिट वेक्टर, आर वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर ले लिया। ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम टूवर्ड्स टू फ्रॉम वन। ठीक है, उस यूनिट वेक्टर से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वेक्टर बन गया। मैंने ये बताया ना कि किसी भी स्केलर को अगर वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करना हो तो उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। तो यूनिट वेक्टर से फायदा ये होगा कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। सेकेंडली, उसके अंदर डायरेक्शन भी होती है यूनिट वेक्टर के अंदर, तो आपको डायरेक्शन पता चल जाती है। तो मैंने यहाँ पर दोनों के अंदर यूनिट वेक्टर का, उनकी जो डायरेक्शन थी आर वेक्टर की, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा मैंने तुमको यहाँ पर बताया था ए वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये होता है। ठीक है, ए मॉड, और स्केलर ऐसे लिखते हैं। अच्छा, मैग्नीट्यूड और स्केलर एक ही बात है, तो हम ये लिख सकते हैं कि स्केलर और ए को दोनों को एक ऐसा लिख सकते हैं। दोनों को लिखने का आपका मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्केलर के फॉर्म में। तो ये जो आपका लिखा हुआ नहीं, ये स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हमने इसको मैग्नीट्यूड के टर्म्स में इसको ऐसा लिख दिया। आपकी जो डायरेक्शन तो वही होगी, साथ में उसको मॉड लगा दिया, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बेटा देखो, वेक्टर जो होता है ना बेटा, यूनिट वेक्टर, अगर एक यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, ये क्या होता है, ए वेक्टर
साथ में उसी के मॉड से आप उसको डिवाइड कर देते हैं। ये डेफिनेशन होती है बेटा यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं हम, इसी चीज को हम इसमें अप्लाई करते हैं। एक सेकेंड, देखो अब आपका यहाँ पर R21 वेक्टर क्या हो जाएगा, R21 यूनिट वेक्टर, ये क्या होगा, ये होगा आपका R21 वेक्टर अपॉन मोड ऑफ R मोड ऑफ R21 वेक्टर, ठीक है बेटा। और आपका R12 वेक्टर क्या हो जाए, यूनिट वेक्टर क्या होगा, R12 यूनिट वेक्टर ये बेटा होगा R12 वेक्टर होल अपॉन R मॉड ऑफ R12 वेक्टर, ठीक है बेटा। अब ये यूनिट वेक्टर की जगह हम यहाँ पर ये लिख देते हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन आपकी बनेगी F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू k as it is Q1 मल्टीप्लाई बाय Q2, ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ R21 वेक्टर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, अब यूनिट वेक्टर की जगह हम लिख देते हैं R21 वेक्टर होल अपॉन मॉड ऑफ R21 वेक्टर, ठीक है बेटा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि Q1 Q2 R21 वेक्टर, अब देखो यहाँ भी R21 वेक्टर है, इधर भी R21 वेक्टर है, मतलब पावर एक की पावर 2 एक की पावर 3 दोनों पावर 8 होंगी, ये हो गया आपका R21 वेक्टर होल क्यूब। और बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q1 Q2 R21 वेक्टर होल अपॉन R की पावर 2, ये बेटा हो गया आपका F21। सिमिलरली बेटा आपका F12 हो जाएगा, वो होगा K Q1 Q2 R12 वेक्टर अपॉन R3 वेक्टर, ठीक है बेटा। ये मैं इनकी स्टेप की मार्किंग कर देता हूँ। एक फार्मूला आपका ये बन गया, दूसरा फार्मूला आपका ये बन गया। ये भी बेटा वेक्टर फॉर्म लिखने का एक तरीका है, ठीक है। तो ये है आपकी स्टेप नंबर ई, और ये है बेटा आपकी स्टेप नंबर एफ। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सी स्टेप आपको क्लियर नहीं है, अदरवाइज क्लियर टाइप कर। तस्नीम को ये क्लियर है, अंजुम को भी क्लियर है, ठीक है बेटा। अब सुनो, अब इसका थर्ड रिप्रेजेंटेशन जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, क्या है बेटा, देखो सुनो, इस बार हम क्या करते हैं, कार्टेशियन सिस्टम की मदद लेते हैं। मान लो ये ओरिजिन है आपका, इसके कोऑर्डिनेट होगा 0 0। अब एक आपका चार्ज यहाँ पर है Q1, और एक चार्ज बेटा आपका यहाँ पर है Q2, ठीक है। Q1 की पोजीशन आपको बताना है, तो कैसे बताएंगे, ओरिजिन से एक पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। एक थोड़ा सा इसको,
ठीक है। ये बेटा हो गया आपका R1 वेक्टर, ये हम पहले वेक्टर में कर चुके हैं। इसकी पोजीशन बताएगा आपका R2 वेक्टर, Q2 की पोजीशन। मान लो Q1 और Q2 ये कार्टेशियन सिस्टम में किसी एक पोजीशन पर रखे हुए हैं। ठीक है बेटा, कार्टेशियन सिस्टम से हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओरिजिन से इसकी जो पोजीशन है ये R1 वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है और इसकी पोजीशन R2 वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है बेटा, अब कूलम्स लॉ आपको लगाना है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब ये होगा आपका चेंज इन आर वेक्टर। ठीक है ना। अब सुनो, अगर हम F21 वेक्टर निकालना है, F21 वेक्टर, तो बेटा इसका क्या था फॉर्मूला, K Q1 Q2 R21 वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर का क्यूब। ठीक है बेटा, अब R21 वेक्टर में पोजीशन क्या थी, R21 में पोजीशन थी बेटा फ्रॉम 1 टू 2। ठीक है, फ्रॉम 1 ये लिखते हैं ना, ये टुवर्ड्स 2, जो पहले जहाँ जो फाइनल पोजीशन होती है वो पहले लिखते हैं और जो इनिशियल पोजीशन होती है बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो इस केस में देखो मैंने लिखा हुआ पढ़ा रहा था, तुम लोग देखो, ये तो तुम्हें क्लियर हो गया कि फाइनल जो फाइनल पोजीशन होगी सेकंड पोजीशन होगी, इनिशियल पोजीशन होगी फर्स्ट पोजीशन होगी। अब देखो ये चेंज है, ये चेंज है ना, ये चेंज कितना होगा F21 के लिए, ये जो चेंज होगा F21 के लिए, बेटा F21 के लिए डेल्टा आदि कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, R21 के बराबर होगी। R21 तो चेंज के लिए क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल पोजीशन क्या है इस केस में, फाइनल पोजीशन देखो 2 खींच रहा है ना, फोर्स किधर लग रहा है, फ्रॉम 2 ऑन टू बाय 1, यानी 1 के द्वारा 2 पर, तो फाइनल पोजीशन तो 2 हो गई, तो R2 माइनस R1। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये देखो R21 जो था ना यहाँ पर R21 ये रहा, ये इक्वल टू आ गया R2 माइनस R1 के, तो ये R21 वेक्टर की जो वैल्यू यहाँ पर थी, ये इसकी वैल्यू हमने इससे रिप्लेस कर दी, इसकी जगह लिख दिया R21 माइनस R1, और यहाँ पर नीचे R21 था तो इसकी जगह वही लिख दिया R2 माइनस R1 का मॉड का क्यूब। ठीक है बेटा, और सिमिलरली F12 इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी ऐसा हो जाएगा।
के क्यू वन आर वन माइनस आर टू अपॉन आर वन माइनस आर टू का मॉड का क्यू। अब क्लियर है बेटा? जरा बताओ, एच और आई डाल रखा, एच और आई क्लियर है आपको? क्लियर है, चलो ठीक। अब बेटा इस पे ना हम क्वेश्चन करते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q1 इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम ड्यू टू चार्ज Q2 इक्वल टू -10 माइक्रोकूलम if if the if the position of charges are given as t इक्वल टू 1 कॉमा -1 कॉमा 2। ठीक है बेटा? और सेकंड पोजीशन दे रखी है -1 कॉमा 1 कॉमा 1। ठीक है? तो क्या दे रखा है बेटा? क्वेश्चन में दे रखा है दो चार्ज हैं। एक चार्ज Q1 है, इसको थोड़ा सा अपन अच्छा बनाते हैं। बेटा दो चार्ज, ठीक है, और दोनों r डिस्टेंस पर होंगे। ये आपका Q1 चार्ज है, दूसरा वाला आपका Q2 चार्ज है। ठीक है? ये है आपका
20 माइक्रो कूलम और ये है -10 माइक्रो कूलम। ठीक है, ये पोजीशन बेटा इसकी P है और इसकी पोजीशन Q है। इसकी पोजीशन क्या दे रखी है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, -1, -2 और इसके पोजीशन दे रखी है, वो दे रखी है -1, -1, -1। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है, इसमें फोर्स निकालना है। ठीक है बेटा, तो देखो ये जो दे रखी है ना वेक्टर, ये आपको दे रखे हैं R1 की पोजीशन दे रखी है, R1 और R2 की। तो R1 की पोजीशन क्या है, 1, -1, 2 और R2 की पोजीशन क्या है, वो है -1, 1, 1। ठीक है बेटा, अब आपको निकालना है फाइंड द फोर्स ऑन Q1/2, फोर्स ऑन 1/2। जैसे लिखेंगे इसको हम, फोर्स ऑन, डायरेक्ट फार्मूला लगाना बेटा, फोर्स ऑन 1/2 क्या होगा, एक K इंटू Q1 इंटू Q2। वेक्टर फॉर्म लेंगे हम, जो थर्ड केस में पढ़ा था वो कितना था, R1 माइनस R2, ये भी हमने देखा था ऊपर। नीचे बेटा होगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मोड। ठीक है बेटा, तो अब आपको R1 वेक्टर निकालना है सबसे पहले। ये तो फॉर्मूला हो गया। R1 वेक्टर कितना होगा, R1 वेक्टर, तो बेटा कुछ नहीं करेंगे, ये जो कोऑर्डिनेट दे रखा है इसमें इसको हम ऑर्थोगोनल वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे, वाई जे के फॉर्म में। तो हम इसको, इसकी वैल्यू होगी 1 इंटू आई कैप -1 इंटू जे कैप प्लस 2 इंटू के कैप। तो बेटा ये होगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। सिमिलरली बेटा जो आपका R2 वेक्टर होगा, R2 वेक्टर कितना होगा बेटा, ये R2 वेक्टर होगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये बेटा अपने दो वेक्टर निकल आए। अब आपको निकालना है R1 माइनस R2 वेक्टर, R1 माइनस R2 वेक्टर, क्योंकि फॉर्मूले में रखना है ना। तो क्या होगा, वो होगा आपका आई के माइनस जे के प्लस 2 के माइनस आई के प्लस जे के प्लस के। ठीक है बेटा, ये ब्रैकेट आप खोलोगे, ये होगा आपका माइनस आई माइनस जे के प्लस 2 के। अभी अंदर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो साथ की साइन उल्टी हो जाएगी, ये हो गया आपका प्लस आई के माइनस जे के और माइनस के। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, अब है ना जो सिमिलर टर्म्स है वो एक दूसरे के साथ प्लस होगी और माइनस होगी। आई के साथ आई का एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, जे के साथ जे का होगा, के साथ के का होगा। तो देखो आई प्लस आई कितना होगा, 2i माइनस जे, ये हो गया -2j कैप और के 2k माइनस के कैप, ये होगा बेटा प्लस के कैप। ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर है। ये आ गया आपका R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब बेटा इसका मॉड निकालना है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉड निकालना है। तो ये चीज मैंने तुमको सिखाई थी वहां पर रतलाम में कि किसी वेक्टर का मॉड निकालते हो तो उसके जो कोएफिशिएंट है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये होगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो बेटा ये हो जाएगा अल्टीमेटली, इसको जब आप सॉल्व करोगे 4 + 4 + 1 = 9 और 9 का जो रूट होगा वो होगा 3। ठीक है बेटा, अब
वैल्यू पुट कर दी जाए। फॉर्मूला एक बार फिर से लिख लो। फॉर्मूला क्या था आपका? फॉर्मूला था F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर होल अपॉन मॉड ऑफ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर Q। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो। तो K अब मैंने बताया था कितना होता है इनिशियली 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है बेटा, और Q1 कितना है? Q1 था 20 माइक्रो कूलम। तो इसको ऐसा यूनिट में लिखना होगा। तो 1 कूलम इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम होता है। 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम होता है। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में 1 माइक्रो कूलम इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम। अब Q2 की वैल्यू कितनी है? Q2 की वैल्यू है -10। ये भी माइक्रो कूलम में है तो इसको भी हम लिखेंगे 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद क्या है? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो अभी हमने निकाला R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर कितना आया? वो आया आपका 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप होल अपॉन कितना हो जाएगा? होल अपॉन होगा बेटा 3 का क्यूब। अच्छा, 3 का क्यूब है, इसको हमेशा लिख सकते हैं 9 इंटू 3, है ना, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है? 27 और 3 इंटू 9 भी 27 होते हैं। उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा बेटा कि आपका ये जो 9 है ये 9 से कट हो गया, नीचे 3 बचा। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ पर भी है 10 की पावर -6। देखो पहले 20 का और -2 का मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया -20 इंटू 10 तो हो गया 200। ठीक है बेटा, अब फिर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी होगी? 10 की पावर -6, फिर 10 की पावर -6 और फिर +9 और मल्टीप्लाई बाय 2i माइनस 2j प्लस k कैप होल अपॉन 3। इसको और सॉल्व करो तो बेटा ये है -200। बेटा देखो ये -12, इसकी पावर होगी -12 प्लस 3, तो ये हो बचेगा आपका 10 टू दी पावर -3 और यहाँ पर होगा आपका 2i माइनस 2j प्लस k के अपॉन में 3। अब ये बेटा 10 की पावर -3 है तो इसको नीचे ले आओ ताकि इसकी पावर माइनस से चेंज होके प्लस में आ जाएगी और ये 1000 हो जाएगा। -200 इंटू 3, ये 10 टू दी पावर, ये हो गया 10 टू दी पावर 3 और 10 टू दी पावर 3 क्या होता है? 1000। तो डायरेक्ट इसकी जगह लिख दो 1000। 3 0 लग गए। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय आपका वेक्टर 2i माइनस 2j प्लस के। अब बेटा इधर देखो, इधर 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा। ठीक है, अब इसको आप करोगे 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा बेटा -6 अपॉन 10 इंटू 2i माइनस 2j प्लस के। ठीक है बेटा, फाइनली हो जाएगा 0 पॉइंट, ये नीचे 10 है ना यहाँ पर, 0.06 2i माइनस 2j प्लस के।
तो बेटा ये फाइनल आंसर है। क्लियर है आप लोगों को? क्लियर हो तो क्लियर टाइप करें, वरना फिर मैं मार्किंग करता हूँ स्टेप्स की। तस्लीम को ये क्लियर है, अंजुम को भी क्लियर है, चलो ठीक है। अब चलो भैया नेक्स्ट पेज पर। चलिए जी, तो अब नया टॉपिक शुरू करना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कूलम्स लॉ के ही अंदर आता है ये, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो बेटा इसमें क्या होता है, ये होता है ना, ये नंबर ऑफ चार्ज के लिए रहता है, इसके लिए रहता है प्रिंसिपोजिशन फॉर नंबर। अभी तक हम दो चार्ज का डिस्कस कर रहे थे, दो चार्ज थे, पर अब दो चार्ज से ज्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ चार्ज के लिए, नंबर ऑफ चार्जेस, या इसको ऐसा लिख लो, मोर देन टू। ठीक है बेटा, तो इसमें जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास तीन चार्ज है, आपका एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है और एक Q3 चार्ज। ठीक है बेटा, ये लाइन जॉइनिंग है दोनों की। ये एक दूसरे को लाइनिंग से इनको ज्वाइन कर दिया ताकि फोर्स हमको पता लग सके। अब बेटा Q3 के द्वारा Q1 पे क्या फोर्स लगेगा, Q1 पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, ये क्या होगा, ये होगा फोर्स ऑन 1/3 अलोंग द लाइन होगा, हमेशा ये हम देख चुके हैं, अलोंग द लाइन होता है। ठीक है, हाँ बेटा, स्टॉप हो गया, एक बार फिर से खोलो उसे। नहीं स्टॉप मत करो, अब वो हो गया ना अंदर, तो वो सबमिट कर लेगा। ठीक है, जितने तुमने क्वेश्चन करे। चलिए, फोर्स ऑन 1/2 वो इस डायरेक्शन में होगा, अलोंग दिस लाइन। फोर्स ऑन 1 यानी 1 पे फोर्स लग रहा है 2 के द्वारा। ठीक है बेटा, सिमिलरली फोर्स ऑन 2/3 कितना होगा, वही होगा फोर्स ऑन 2/3। और फोर्स ऑन 2/1 वो इस डायरेक्शन में होगा, 2 पर फोर्स 1 के द्वारा। ठीक है बेटा, तो अब बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर आपको Q1 पर, आपको बेटा Q1 पर नेट फोर्स निकालना है, F नेट ऑन Q1, तो कितना होगा, वो होगा बेटा, कितने फोर्स लग रहा है, एक तो फोर्स 1 2 लग रहा है, ठीक है, दूसरा फोर्स क्या लग रहा है, फोर्स ऑन 1/3 लग रहा है, यानी 1/3 के द्वारा। तो बेटा ये जो
फोर्स निकलेगा, ये क्या निकलेगा, जो फोर्स निकलेगा ये निकलेगा बेटा वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। ठीक है, यानी Q1 पर जितने भी फोर्स हैं, जितने भी फोर्स लग रहे हैं, उन सबको आपको निकालना है, तो उन सबका वेक्टर सम करना पड़ेगा। अलजेब्रिक सम नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, एंगल का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, अब मान लो बहुत सारे फोर्स हैं, जैसे आपका Q1 एक फोर्स हो, Q1 एक चार्ज हो, एक Q2 चार्ज हो, एक Q3 चार्ज हो, और अप टू बहुत सारे Qn चार्ज हो, और आपको किसी एक चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है। ठीक है ना, एफ नेट ऑन एनी चार्ज। बेटा ये कितना होगा, जैसे अगर आपको निकालना हो 1 के अक्रॉस निकालना है, ठीक है ना, फोर्स ऑन 1 मान लो, तो क्या होगा, ये होगा फोर्स ऑन, या 1 भी मत मानो, हाँ, ये होगा बेटा फोर्स ऑन 1 बाय 2 चार्ज प्लस फोर्स ऑफ ऑन 1 बाय 3 चार्ज, फिर फोर्स ऑन 1 बाय 4, अप टू कहाँ तक जाएगा बेटा, ये अप टू जाएगा फोर्स ऑन 1 बाय एन। ठीक है बेटा, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब इसको अपन क्या होगा, न्यूमेरिकल में समझेंगे तो अपने को और अच्छे से समझना है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, जो बोर्ड के काम के लिए ज़रूरी है। अभी डेफिनेशन वगैरह मैं लिखवा रहा हूँ, मैं अगली बार से जब रमज़ान ख़त्म हो जाएंगे तब मैं ना ये सब लेकर आऊँगा बना बनाया सारी चीज़ें। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, थोड़ी सी मशगूली है। चलो, क्या होगी बेटा डेफिनेशन, थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। इफ देयर आर एन चार्जेस, अगर एन चार्जेस हो, then the net force, then the net then the net force on any one charge is the vector sum is the vector sum of the forces due to all the due to all the remaining charges। ठीक है बेटा, जो अभी हमने समझा ना उसी को हमने अपनी लैंग्वेज में लिख लिया है।
तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर नंबर ऑफ चार्जेस हो और उस पर किसी एक पर आपको फोर्स निकालना हो, तो बाकी जितने बचे चार्जेस है उन सबके द्वारा लगाए जा रहे फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। ठीक है बेटा। अब इसमें एक बात और याद रखना है, वो भी अपन लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज नॉट affected by the presence of other charge, by the presence of other charge। ठीक है बेटा, या इसको प्लूरल में लिख लो, चार्जेस। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, देखो ये आपका जो F12 वेक्टर, ये F12 फोर्स है ना, F12 फोर्स की जो वैल्यू है वो F13 की वजह से चेंज नहीं होगी। जैसे मान लो कि हम इसको ऐसे डिस्कस करते हैं कि मान लो कि पॉइंट चार्ज है दो, ठीक है, ये आपका Q1 चार्ज हो गया, ये Q2 चार्ज हो गया, और Q1 पर Q2 चार्ज लगा रहा है F(1/2), ये लग रहा है 25 न्यूटन का। ठीक है बेटा, 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि आप तीसरा चार्ज लेकर आ गए Q3, तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। किस डायरेक्शन में लगाएगा? इस डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है, ये हो गया फोर्स ऑन 1/3। अब ये मान लो अगर ये है, ये 10 न्यूटन का है, ठीक है, तो ये फोर्स कम नहीं आएगा। ये जो Q1 जो 25 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, Q Q2 के ऊपर, Q2 Q1 के ऊपर 25 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, वो 25 न्यूटन ही रहेगा। ठीक है, सिमिलरली Q जो आपका Q3 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो इस Q2 चार्ज की वजह से, या ये जो आपका फोर्स है पहले वाला, इसकी वजह से इसकी वैल्यू में कोई कमी नहीं आएगी या कुछ बदलाव नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है बेटा। हाँ, अलबत्ता ये होगा कि आपका जो एफ नेट है ऑन वन वो बदल जाएगा, यानी जो टोटल सम को निकालोगे वो अलग होगा दोनों का। ठीक है ना, वो कितना होगा? ये 25 10, ठीक है ना, एक एंगल के साथ, प्लस, एक सेकेंड इसको इससे लिख देते हैं, ये बेटा हो जाएगा F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर, है ना। पर बेटा इन दोनों के इंडिविजुअल फोर्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? इस पे अब अपन क्वेश्चन करते हैं। बेटा जल्दी बोलो, क्लियर है क्या ये? चलो, अंजुम ने बोला यस। अब बेटा अपन इसका एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए जी, अब एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दे रखा है,
तीन चार्जेस। बट अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह तीन चार्जेस रखे हुए हैं ऐसे। ठीक है, तीनों पर जो चार्ज है वो कितना कितना है, इस पे भी चार्ज क्यू है, इस पर भी चार्ज क्यू है, इस पर भी चार्ज क्यू है, प्लस क्यू। ठीक। अब आपको किसी एक चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है, किसी एक चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना है। ठीक है, तो बेटा अपन क्या करते हैं, किसी एक चार्ज के ऊपर निकाल लेते हैं अपन, इस पर निकाल लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं, ये आपका है 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, अब इक्विलेटर ट्रायंगल पर रखे हुए हैं तो इनकी सबकी साइड इक्वल होगी, मतलब ये भी साइड ए मान लो, ये भी साइड ए मान लो, ये भी साइड ए मान लो। इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी, ये 60 डिग्री का एंगल होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा। ठीक है बेटा, अब फोर्स ऑन 1/3 कितना होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे जो होगा फोर्स ऑन 1/3, और फोर्स ऑन 1/2 ये ऐसे होगा, फोर्स ऑन 1/2। ठीक है बेटा, अलोंग द लाइन होगा और एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, एक दूसरे को धक्का दे रहे होंगे। ठीक है बच्चों, अब नेट फोर्स कोई दूसरा लग रहा है वन के ऊपर, कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि सिर्फ दो ही, ये एक है और दो चार्ज इसके अलावा है, तो सिर्फ दो चार्ज है इसके अलावा, इसके अदर देन वन, तो मतलब सिर्फ दो फोर्स इसके ऊपर एक्ट होंगे। अब फोर्स ऑन 1/2 ये कितना होगा, ये होगा बेटा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको वेक्टर अब स्केलर फॉर्म में चलने देते हैं क्योंकि अभी मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, ये हो गया आपका के, Q1 की वैल्यू कितनी है, प्लस क्यू, Q2 की वैल्यू भी कितनी है, प्लस क्यू, और आर की वैल्यू कितनी है, ए, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर। ठीक है, अब एफ ऑन 1/3 निकालो, एफ ऑन 1/3 ये कितना होगा, ये भी होगा के, Q1 भी क्यू है, Q2 भी क्यू, Q3 भी क्यू है, और साइड जो डिस्टेंस है वो ए स्क्वायर है। ठीक है बेटा, इससे क्या बात पता चली, इससे बात पता चली कि दोनों देखो, ये दोनों, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इन दोनों का हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं आपका F12 इक्वल टू एफ, ये वेक्टर नहीं है, मैंने यहाँ पे एक चीज़ गलत लिख दी है, ये मिटा रहा हूँ। अभी हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, F13 इक्वल टू, आप उसे F मान लो क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल हैं। ठीक है बेटा, अब हमको क्या करना है, अब हमको नेट फोर्स निकालना है, एफ नेट। अब देखो इसमें एक चीज़ है, देखो कि ये फोर्स है ना, ये भी फोर्स है, ये एक वेक्टर है, ये भी फोर्स, ये भी एक वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, ये एंगल 60 डिग्री है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की वजह से ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा।
ठीक है बेटा, जब ये एंगल 60 डिग्री पे एक पॉइंट पर, अब इसको हम ऐसा बना सकते हैं, फोर्स एक वेक्टर है देखो, एक पॉइंट एक पॉइंट, ये एंगल 60 डिग्री और ये आपका F1 वेक्टर और F2 वेक्टर। अब बेटा दोनों बराबर हैं, ठीक है, जब दोनों बराबर और वेक्टर हैं तो इनका रिजल्टेंट निकलेगा, इनका रिजल्टेंट कितना निकलेगा, एफ नेट इनके रिजल्टेंट के बराबर होगा, रिजल्टेंट के बराबर, ठीक है। वो किसे निकालते हैं हम, वो आर निकालते हैं, फॉर्मूला है हमारे पास आर का F1 रिजल्टेंट फोर्स का, एक सेकेंड, वो होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी कॉस थीटा, ये हम वेक्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर ए किसके बराबर है, ए एफ के बराबर है, बी 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 एफ के बराबर है, दोनों फोर्स सेम है, प्लस 2 ए इंटू बी यानी एफ इंटू एफ, ये हो गया आपका एफ स्क्वायर, कॉस एंगल कितना दोनों के बीच में 60 डिग्री, ठीक है। और आप ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60 डिग्री, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, अब बेटा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, f यहाँ से बाहर निकालो, f कॉमन लिया तो हो गया 1 प्लस 2 कॉस 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से f आपने बाहर निकाला तो एफ स्क्वायर का f बाहर आया, अंदर बचा 1 प्लस 2 कॉस 60 डिग्री। अब कॉस 60 डिग्री जरा मुझे बताएगा कोई कितनी होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है जरा बताओ। तस्लीम का कहना है cos 60 डिग्री 1/2 होता है। तस्लीम का कहना है, चलिए जी 1/2 मान लेते हैं, तो ये हो गया आपका f 1 प्लस 2 इंटू 1/2, ठीक है बच्चा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा 1, आपका आया f√2, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर √2, ठीक है बेटा, ये आंसर है इसका। तो और भी क्वेश्चन है, पर आज बच्चे का, हमें तो अपनी क्लास यहीं खत्म कर लें।